ठीक है बालक, तो अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना बकवास किए। हम लोग का आज का टॉपिक कौन सा होने वाला है? गैमेटोजेनेसिस। कौन सा टॉपिक होने वाला बेटा जी? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहेंगे बाबू? युग्मक जनन। युग्मक जनन कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। तो सबसे पहले जरा सा हम लोग समझते हैं कि युग्मक क्या होता है, उसके बाद समझेंगे युग्मक जनन क्या होता है। तो देखो, प्रजनन की प्रक्रिया अगर करना है, क्या करना है बाबू? प्रजनन की प्रक्रिया करना है, जनन की प्रक्रिया करना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। जनन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है। क्या चीज? आप कहेंगे कि सर जी युग्मक। क्या चीज? युग्मक। तो देखो, जनन के लिए अगर हम लैंगिक जनन की बात करें, किसके जनन की बात करें? लैंगिक जनन। और विशेषकर अगर हम मानव के जनन की बात करें तो मानव कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला हो गया स्त्री, दूसरा हो गया पुरुष। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने पुरुष बनाया और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? स्त्री बना दिया। दो चीज बना दिया सर जी, स्त्री और पुरुष बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रजनन तभी होगा जब इसमें से सारी जानकारियां, जानकारियों का मतलब हो गया डीएनए, समझ में आया? गुणसूत्र, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जानकारी का मतलब क्या है? गुणसूत्र यानी डीएनए। और इसमें से जानकारी दोनों आपस में क्या हो जाए? मैच हो जाए, दोनों मिल जाए। और मिलने के बाद तब जाकर के लड़की का गुण और लड़के का गुण आएगा, और ये तब जाकर के एक बच्चे का निर्माण करेगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लड़के के शरीर से कुछ अंश निकले, ठीक, और लड़की के शरीर से भी कुछ अंश निकले, और बाद में यही दोनों अंश क्या हो? आपस में मिले, और मिलने के बाद ये नए बच्चे को क्या करे? जन्म दे, नए बच्चे का विकास या निर्माण करे। फिर इसी प्रक्रिया को करने के लिए युग्मकों की आवश्यकता पड़ेगी भैया। तो ये जो नर है, नर, ये नर है, तो नर का जो युग्मक होगा उसको कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है? तेज बोलो, क्या कहा जाता है? शुक्राणु। और जो मादा का युग्मक है उसको कहा जाता है अंडाणु। क्या बोला जाता है बाबू? अंडाणु। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों के शरीर से दो प्रकार के, अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है भैया? पुरुष में तो शुक्राणु निर्मित होगा, और महिला में क्या होगा? तो अंडाणु निर्मित होगा। बात आया समझ में? तो मादा के शरीर में अंडाणु बनने की प्रक्रिया तथा पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है युग्मक जनन। क्या कहा जाता है? समझ में आया ना? बिना युग्मक जनन के कभी भी प्रजनन संभव नहीं है। अगर प्रजनन करना है तो प्रजनन करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या होना चाहिए? युग्मक जनन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? युग्मक जनन होना चाहिए। बात मेरा समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो जनन के लिए हम बात समझ लिए। अब जरा सा देखते हैं कि जब पुरुष में युग्मक जनन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो पुरुष में युग्मक जनन को कहा जाता है स्पर्मेजोनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। क्या कहा जाएगा? शुक्राणु जनन कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। समझ में आया बेटा जी? क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। और मादा में क्या कहा जाता है इसको? तो इसको अंडाणु जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु जनन कहा जाता है। बात समझ में आया ना? पुरुष में क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन। मादा में क्या कहेंगे? अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन में क्या होता है? किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे सर जी नर युग्मक मतलब शुक्राणु का निर्माण। नर युग्मक मतलब का किसका निर्माण? शुक्राणु का निर्माण। नर युग्मक अर्थात सर जी शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसमें अंडाणु जनन में क्या होगा? मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का क्या होगा? निर्माण होगा सर, अंडाणु का निर्माण होगा, निर्माण होगा। क्लियर हुआ बात? आगे जरा सा बात को समझते हैं कि ये जो शुक्राणु जनन है ये कहाँ पर होता है। तो भैया जी आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि जो पुरुष का मुख्य जनन अंग होता है वो होता है वृषण। पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या होता है? वृषण। तो बताओ जरा सा मुझे कि अगर पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होगा, पुरुष में नर युग्मक का निर्माण होगा, तो वो कहाँ पर होगा? मुख्य जनन अंग में। और मुख्य जनन अंग क्या होता है? वृषण होता है। यानी कि हम लोग बात समझ गए कि शुक्राणुओं का निर्माण अर्थात नर युग्मकों का निर्माण कहाँ होने वाला है?
तो आप कहेंगे सर जी वृषण में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? तेज बोलो, कहाँ पे? वृषण में, वृषण में होने वाला है, वृषण में। वृषण को अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस में होने वाला है। ये टेस्टिस होता कहाँ है भैया? आप कहेंगे सर जी मानव में जो नर है, नर, नर के उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे, और शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर दोनों टांगों के बीच में, दोनों टांगों के बीच में, दोनों टांगों के बीच में, है ना, दोनों टांगों के बीच में एक थैली नुमा संरचना है। एक कैसी संरचना है? थैली नुमा संरचना, थैली नुमा संरचना है। इसी थैली नुमा संरचना में क्या रहता है भैया? इसी थैली नुमा संरचना में रहता है वृषण। क्या रहता है? वृषण। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या रहता है बाबू? वृषण रहता है। तो ये जो वृषण होगा, यही वृषण क्या करेगा? इसके अंदर शुक्राणु जनन कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? कौन सी कोशिकाएं? शुक्राणु जनन कोशिकाएं। तो ये जो वृषण है, वृषण, इस वृषण में क्या है? तो आप कहेंगे सर जी शुक्राणु जनन कोशिकाएं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं, ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समझ में आया बात? कौन सा विभाजन करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर एक गोल चीज है ना, मान लो कोशिका, तो ये विभाजित होकर के दो ठो बन जाएगी। इसी को कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वृषण है, तो वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा जी, जब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक ही साथ चार नए युग्मकों का निर्माण होता है। कितने? चार नए युग्मकों का निर्माण होता है। समझ में आना? तो वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिससे क्या होता है भैया जी? जिससे होता ये है, जिससे एक साथ, एक साथ चार गो, क्या गो बाबू? चार गो, एक साथ चार गो नर युग्मकों का निर्माण होता है। एक साथ चार गो नर युग्मकों का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। और यही चारों नर युग्मक आगे चल करके शुक्राणु के रूप में विकसित हो जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसमें से एक साथ चार युग्मक का क्या होता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। और यही नर युग्मक, और यही नर युग्मक, नर युग्मक आगे चलकर, आगे चलकर क्या बन जाते हैं भैया? तो शुक्राणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? शुक्राणु बन जाते हैं। क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत नहीं? आओ जरा सा एक बार फटाक से और खटाक से देख लिया जाए। तो यहाँ पर हमको एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या लिख रहा है सर? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हो गया? शुक्राणु जनन। कौन सा जनन बेटा जी? शुक्राणु जनन हो गया। अब कैसे होगा शुक्राणु जनन? तो आप कहेंगे शुक्राणु जनन में सबसे पहले जो वृषणवा है, क्या है? वृषणवा। वृषण के अंदर है जननिक कोशिका। कौन सी कोशिका? जननिक कोशिका, यानी कि शुक्राणु का निर्माण करने वाले, युग्मक का निर्माण करने वाली कोशिका है। और ये कोशिका होती है 2n, यानी कि इसमें पूरा गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कितना? समझ में आया ना? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तो सबसे पहले नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो इसमें होगा विभाजन। इसको हम लोग कहेंगे सर जी प्राथमिक विभाजन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक विभाजन। अंग्रेजी में बोलेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया ना? तो ये होगा। अब प्राथमिक के दौरान भी आप देखेंगे तो जो गुणसूत्र होंगे, वो गुणसूत्र एक रेखा में विभाजन होने के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, सही से उनका लेख लिखा जाएगा। उसके बाद ये अभी भी कैसे होंगे? द्विगुणित होंगे। प्राथमिक, प्राथमिक आप कहेंगे अरे क्या बोलते हैं? विभाजन।
तो प्राथमिक विभाजन के दौरान ये अभी भी कितने रहेंगे, द्विगुणित रहेंगे, 2n रहेंगे। गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 46 रहेगी। फिर इसके बाद द्वितीयक विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, द्वितीयक विभाजन होगा। और द्वितीयक विभाजन में क्या होगा मेरे बच्चे, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस 1 में ये जो 46 गुणसूत्र वाला अपने पास कोशिका था वो विभाजित हो गया 2 कोशिकाओं में। कितना कोशिकाओं में, समझ में आया ना। अब ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हुआ तो सोचो 2n था तो यहाँ पर कितना जाएगा, n जाएगा ना। और यहाँ पर भी कितना जाएगा बेटा जी, तो n ही तो जाएगा सर। और n का मतलब, अगर 2n का मतलब 46 गुणसूत्र, तो 1n का मतलब हो गया 23 गुणसूत्र। कितना गुणसूत्र, बात आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला अर्धसूत्री विभाजन हो गया। और पहले अर्धसूत्री विभाजन में क्या देखा हमने कि 46 गुणसूत्र वाली कोशिका 23 गुणसूत्रों वाली 2 कोशिकाओं में क्या हो गई, विभाजित हो गई, बट गई। अब क्या होगा, ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनी हुई कोशिका है, अगुणित कोशिका है, इस अगुणित कोशिका में दोबारा से अर्धसूत्री विभाजन होगा। समझ में आया ना, दोबारा से क्या होगा, तो जब दोबारा से अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये फिर से 23 में क्या हो जाएगी बेटा जी, टूट जाएगी। बात कुछ समझ में आया, दोबारा से 23 में क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अब क्या सर, अब देखो जरा सा, पहले एक था, एक से कितना हुआ, 2 से कितना हुआ, 2 यार कितना हुआ, 4। क्या गो, अब चारों में धीरे धीरे जाके देखेंगे जो ऊपर वाला ये ना गोल बन जाएगा, पूरा ऐसे ही गोल रहेगा। और इसके नीचे वहां आकर के माइटोकॉन्ड्रिया की पूंछ लग जाएगी। कौन से कॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या लग जाएगी बेटा जी, पूंछ। और माइटोकॉन्ड्रिया की पूंछ लगते ही, माइटोकॉन्ड्रिया की पूंछ लगते ही ये तुरंत बन जाएगा स्पर्म। स्पर्म का मतलब शुक्राणु। क्या बन गया, बात आया समझ में। यही जो पूरी प्रक्रिया है यही कहलाती है शुक्राणु जनन। क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन। कोई दिक्कत है, सबसे पहले क्या होगा भैया, आओ जरा सा बात को समझते हैं बहुत अच्छे से कि नर के शरीर में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कहा जाता है। पुरुष के शरीर में बनने वाला नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है। शुक्राणु जनन कहाँ पर होता है, तो पुरुष के वृषणों में होता है। कहाँ पर होता है, वृषणों में। ये वृषण होते क्या है, तो पुरुष के नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो उदर गुहा के नीचे दोनों टांगों के बीच में एक थैली नुमा संरचना होता है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है। उसी वृषण कोश में ही जाकर के वृषण सुरक्षित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। बात समझ में आया। और यह जो वृषण कोश होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, तो वृषण के तापमान को नियंत्रित रखना। क्या रखना, वृषण के तापमान को नियंत्रित रखना। क्योंकि ये जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है इसके लिए तापमान होना चाहिए 32 से 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड। और शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये शरीर के अंदर रहते तो शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, इन सभी वृषणों को शरीर से बाहर रख दिया। कहाँ रख दिया, शरीर से बाहर। और वहां पर बना दिया वृषण कोश को। और वृषण कोश को यह संदेश दिया कि देखो जब कभी भी लगे कि शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो तुम नीचे झूल जाना, वो आकार को क्या कर देना, बढ़ा देना और नीचे जाकर के झूल जाना। तो जिससे वृषण कहाँ चले जाएंगे, शरीर के नीचे। और जब वृषण शरीर के नीचे चले जाएंगे तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, देखने को ये मिलेगा कि सर जी तापमान बैलेंस है। क्योंकि शरीर का तापमान था 37, वो नीचे चला गया, तापमान क्या हो गया, घट गया। ठीक, फिर क्या था, अगर ठंडी पड़ी तो ठंडी में तो गर्मी की आवश्यकता पड़ेगी। और गर्मी किसके पास है, तो शरीर के पास। तो वृषण कोश क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ करके शरीर के पास आ जाएगा। तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा, जिससे उसका तापमान बना रहेगा और शुक्राणुओं का निर्माण चलता रहेगा। आगे जरा सा देखते हैं। हमने देखा कि वृषण में आप देखेंगे, वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और कै बार होगा अर्धसूत्री, 2 बार। क्या बार होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मियोसिस 1 जब होगा, प्राथमिक वाला जब होगा ना भैया, यहाँ पर जब पहली बार कोशिका का विभाजन होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी। ठीक, इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होगा, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। तो प्राथमिक में क्या होगा, ये जो 46 वाला 2n वाला है वो n में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? n में। यानी कि का सर जी 46 गुणसूत्र 23 और 23 में क्या हो गया? टूट गया। फिर से दोबारा मियोसिस 2 होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दोबारा होगी। और ये जो नहीं, अब की बार तो समसूत्री जैसे लग रहा है। ठीक, आगे देखो। तो जैसे दोबारा होगा ना तो समान चीजें क्या होंगी, तुरंत तुरंत आप कहेंगे कि दो नए नए कोशिकाएं बनेंगी, जिनमें आप देखेंगे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23। तो इस प्रकार से एक था, एक से दो, अब दो से कितना हुआ? 4। अब इन्हीं चारों कोशिकाओं के चारों ये जो युग्मक हैं, इसको स्पर्मेटिड बोला जाता है। इन चारों स्पर्मेटिड में आकर के माइटोकॉन्ड्रिया का क्या लग जाएगा? पूंछ। और क्या बन जाएंगे? ये शुक्राणु। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन। दिक्कत है बेटा? नहीं। तो पुरुष के शरीर में हम लोग युग्मक जनन सर्वं समझ चुके हैं। ठीक, अब किसमें समझेंगे? मादा के शरीर में। किसमें समझेंगे? मादा के शरीर में अब लोग हम लोग समझने वाले हैं। तो जरा सा बताना, मादा के शरीर में अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मादा के शरीर में अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। क्या कहते हैं? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या कहेंगे? पुरुष के शरीर में युग्मक जनन क्या कहलाएगा? शुक्राणु जनन। मादा के शरीर में क्या कहलाएगा? अंडाणु जनन। कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, आओ जरा सा देखते हैं। तो अंडाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही अंडाणु जनन कहते हैं। और यह होता है भैया अंडाशय में। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अंडाशय में होता है। तो अगर मेरे बच्चे आप एक बात करें ना, आप एक बात करें, अगर मैं यहाँ पे ऐसे टाइप करूं ओवरी, मैंने टाइप कर दिया क्या चीज? ओवरी। और ओवरी जैसे ही टाइप किया तो कुछ यहाँ पर इमेज आ गए, कुछ यहाँ पर इमेज आ गए, पूरा आया ही नहीं, यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या आ गए बेटा जी? इमेज। अब इस इमेज में ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड में, जाना मुन्ना। अच्छा, ये तो पीडब्ल्यू वालों का खुल गया जी। चलो ठीक है। तो देखो जरा सा, यहाँ पर हुआ क्या बाबू? यहाँ पर हुआ ये मुन्ना कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और ये जो अंडाशय है बेटा जी, ये भ्रूण के समय ही महिला के शरीर में, कौन से समय में भैया? भ्रूण के समय से ही ये निर्मित हो जाते हैं उसके शरीर में, मादा की महिला के शरीर, भ्रूण के समय। और यही भ्रूण के समय ही आप देखेंगे कि इन अंडाशयों में अंडाणु मौजूद रहते हैं। इन अंडाशयों में क्या रहते हैं? अंडाणु। और वो भी कहेंगे सर जी लाखों की संख्या में, एक दो की संख्या में नहीं। कैसी संख्या में? लाखों की संख्या में यहाँ पर अंडाणु मौजूद रहेंगे। कब से मौजूद रहेंगे? जब से स्त्री का जन्म नहीं हुआ है तब से। बात समझ में आया? अभी स्त्री पैदा ही नहीं हुई है, अभी स्त्री माँ के पेट में है, और माँ के पेट में ही है। और इसी दौरान आप देखेंगे कि उसके अंडाशयों में लाखों की संख्या में अंडाणु मौजूद है। लाखों की संख्या। समझ में आ रहा है बात? लाखों की संख्या में अंडाणु मौजूद है। अब ये जो लाखों की संख्या में अंडाणु मौजूद है, इनमें से होगा क्या? इनमें होगा ये मेरे बच्चे, लाखों की संख्या में जो अंडाणु मौजूद हैं, इनमें होगा ये, देखो, ये लाखों की संख्या में जो अंडाणु है ना, इनमें होगा ये कि कोई एक ठो कोशिका, कितना कोशिका? एक ठो। कोई भी एक ठो कोशिका क्या होगा? हार्मोन के प्रभाव, क्या बोलते हैं, अरे प्रभाव में, हार्मोन के प्रभाव में आ जाएगा। और जैसे ही वो हार्मोन के प्रभाव में आएगा तो उसका विकास होना शुरू, क्या शुरू होगा? विकास होना। और जब उसका विकास होना शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे, तो कोई भी एक अंडाणु यहाँ से बड़ा होने लगेगा। कोई सा भी एक अंडाणु यहाँ से क्या होने लगेगा? बड़ा।
इस प्रकार से क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। और बड़ा होने के बाद यही अंडाणु यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा। तो हमने बोला सर जी यही प्रक्रिया क्या है, अंडाणु जनन है। समझ में आया ना। अब अंडाणु जनन के लिए अंडाणु का निर्माण थोड़ी होता है ओवरी में। ओवरी में पहले ही माँ के गर्भ में जब स्त्री थी तो उसके गर्भ में, माँ के गर्भ में ही उसके अंडाशयों में अंडाणुओं की लाखों संख्या मौजूद हो गई है, बन चुकी है विभाजित होकर। अब क्या होगा, जैसे ही स्त्री में यौनावस्था आएगा, कौन सा अवस्था भैया, कहेंगे यौनावस्था आएगा। यौनावस्था आएगा तो यौनावस्था में क्या होगा, हार्मोन में प्रभाव, हार्मोन क्या करेंगे, उसके अंडाशयों पर प्रभाव डालेंगे। अंडाशयों पर क्या डालेंगे, तो अंडाशयों पर प्रभाव कौन कौन से हार्मोन डालेंगे, तो आप कहेंगे सर जी एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन। इससे भी पहले कौन सा डालेगा, FSH हार्मोन। कौन हार्मोन, FSH हार्मोन। FSH हार्मोन क्या करता है, माइंड से रिलीज होगा। कहां से, दिमाग से रिलीज होगा, माइंड से रिलीज होगा और जाकर के पुटिकाओं को प्रेरित कर देगा। किसको भैया, तो आप कहेंगे सर जी पुटिकाओं को क्या कर देगा, प्रेरित। और जैसे ही पुटिकाओं को प्रेरित करेगा तो ये पुटिकाएं एस्ट्रोजन का स्रावण करेंगी और यह एस्ट्रोजन क्या करेगा, अंडाणुओं के निर्माण को शुरू कर देगा। अब अंडाणु जो लाखों की संख्या में थे मादा के अंडाशय में, उनमें से किसी एक का तेजी से क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा और उसका आकार सब कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो अंडाशय से बाहर निकलेगा और पूरी तरीके से क्या बन चुका होगा, अंडाणु बन चुका होगा। यह प्रक्रिया भी कैसे हुई थी मादा के शरीर में, तो आप कहेंगे कि सर जी यह प्रक्रिया भी हुई थी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अच्छा, पुरुष में तो लगे हाथ बनता, धाए धाए बनता है शुक्राणु। समझ में, धाए धाए का मतलब क्या, 1 सेकेंड में 15 करोड़ शुक्राणु बने। 1 सेकेंड में कितना, 15 करोड़, सॉरी 1500, गलत हो गया। 1 सेकेंड में कितना बनेगा, 1500 बनेगा। और मादा के शरीर में पहले ही बना हुआ, पैदा नहीं हुई तब पे बना हुआ है। उसमें से एक तो विकसित होकर के निकल रहा है, अगले महीने फिर दूसरे के महीने फिर एक तो विकसित होकर निकलेगा, फिर तीसरे के महीने फिर एक तो विकसित होकर के निकलेगा। तो ये महीने दर महीने, महीने दर महीने क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो महीने दर में लगे हाथ तो किसमें बन रहा है, पुरुष में। 1 सेकंड में 1500, इसमें एक ठो, हर महीने एक ठो विकसित हो रहा है और वही क्या हो रहा है, अंडाशय से निकल रहा है, फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर रहा है और फैलोपियन ट्यूब के बाद कहाँ पहुंच रहा है, तो आप कहेंगे गर्भाशय। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। तो ये अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में। सबसे पहले क्या होता है, यौनावस्था में हार्मोन क्या कर देते हैं, अंडाशय को प्रेरित कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं, जिस वजह से अंडाशय से एक कोशिका विकसित होकर के निकलती है और वही पूरी क्या बन जाती है, अंडा। फिर वो आगे चलेगी, फैलोपियन ट्यूब में जाएगी, वहां पर नहीं रुके, उसको मिलेगा शुक्राणु, तो आगे बढ़ जाएगी और चली जाएगी कहाँ पर, गर्भाशय में। और गर्भाशय में बेकार हो जाएगी और पीरियड्स के रूप में शरीर से बाहर। ये कंडीशन होता है मादा में और किसमें, पुरुष। ठीक है बेटा जी, दिक्कत तो नहीं। अच्छा, कितनी अवस्था होती है इसमें, तो 3 अवस्था। कितनी अवस्था, कौन कौन सी अवस्था होती है बताओगी क्या बहनी, तीनों अवस्थाओं का नाम बता दो। क्रम प्रसारी अवस्था, क्रम प्रसारी अवस्था, बहुत बढ़िया। दूसरा स्रावी अवस्था, तीसरा बता दो कौन सा, मासिक अवस्था। अगर हम कहें कि ऐसे नहीं, अगर हम ऐसे कहें कैसे कैसे होता सर, तो हम कहेंगे सर जी, अरे हटना है, एक कहेंगे गुणन प्रावस्था, ठीक है, कौन सा प्रावस्था, गुणन प्रावस्था। और फिर क्या कहेंगे, परिपक्वन प्रावस्था। 3 ठो। पहला कौन सा हो जाएगा, क्रम प्रसारी। दूसरा क्या हो जाएगा, गुणन प्रावस्था। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, परिपक्वन प्रावस्था। कौन सा प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे
कि जो अंडाणु जनन है वो कितने प्रक्रिया में हो रही है, कितनी अवस्थाओं में हो रही है, 3 अवस्थाओं में। सबसे पहले क्या होगा भैया, सबसे पहले होगा ये कि मादा का जब जन्म नहीं हुआ है उससे पहले ही उसके अंडाशयों में उसकी कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, समझ में आया ना। और वहां से क्या होगा, क्रम प्रसारी अवस्था के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण शुरू, फिर वो अंडाणु गुणित होंगे, क्या होंगे, गुणित, खटाखट खटाखट बहुत ज्यादा गुणित होंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ, लाखों की संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट वाला अवस्था आएगा तो गुणन प्रावस्था के बाद क्या होगा, परिपक्वन प्रावस्था। और ये परिपक्वन प्रावस्था कब शुरू होता है, तो यौनारंभ के बाद शुरू होता है। वही अंडाणु लाखों में से एक ठो धीरे धीरे विकसित होकर के पूरा परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। और जैसे ही परिपक्व हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो अंडाशय से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मादा युग्मक जनन, और इसको क्या कहते हैं, नर युग्मक जनन। और दोनों में अगर किसी मेरी बच्ची को दिक्कत है तो बता दीजिए। चलो हम देख लेते, टेस्ट मार लेते, तुम लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। जरा बताना युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो आप कहेंगे नर और मादा के शरीर में युग्मकों के निर्माण की, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। क्लियर। युग्मक जनन पुरुष और स्त्री में अलग अलग प्रकार से होता है। तो जो पुरुष में होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसका मतलब क्या हो गया, शुक्राणु जनन। कौन सा जनन, शुक्राणु जनन। और जो मादा में होता है उसको क्या कहते हैं भैया, अंडाणु जनन। कौन सा जनन, अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन कहाँ पर होता है मेरे बच्चे, शुक्राणु जनन कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे सर जी वृषण में होता है। कहाँ पर होता है, वृषण में। अच्छा ये कहाँ पर होता है, आप कहेंगे सर जी अंडाशय में होता है। अंडाणु जनन कहाँ होता है, अंडाशय में। शुक्राणु जनन कहाँ होता है, वृषण में। वृषण कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कहाँ पाए जाते हैं, आप कहेंगे उदर गुहा के नीचे दोनों टांगों के बीच में थैलीनुमा संरचना है जिसे वृषण कोश कहते हैं, उसी वृषण कोश में ये सुरक्षित रहते हैं। और ये जो वृषण कोश होता है विशिष्ट होता है, गर्मी के अनुसार अपने आकार को बढ़ा लेता है या तो क्या कर लेता है, घटा लेता है। क्लियर है सर जी। आगे देखेंगे तो इन वृषणों में युग्मक जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका क्या होगी, पहले तो 2 कोशिका में बट जाएगी, फिर ये 2 कोशिकाएं अलग अलग 2 कोशिकाओं में क्या हो जाएंगी, बट जाएंगी। इस प्रकार से क्या मिलेगा कि एक कोशिका विभाजित होकर के 4 ठो नई कोशिकाओं के 4 ठो नए युग्मकों का निर्माण की। और लास्ट में इन्हीं युग्मकों में क्या जाकर के लग जाएगा, पूछ। और जैसे ही पूछ लग जाएगा तो क्या बन जाएंगे, शुक्र। हो गया शुक्राणु जनन की प्रक्रिया खत्म। अब देखेंगे बात किसको भैया, अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन मादा के शरीर के अंडाशय में होता है। कब हो जाता है अंडाणु का निर्माण, जब वो जन्म ही नहीं ली रहती है, जब वो पैदा ही नहीं हुई रहती है, तो माँ के गर्भ में जब रहती है तभी उसके अंडाशयों में लाखों की संख्या में अंडाणु बन जाते हैं। फिर उनमें घूर्णन प्रावस्था होता है, फिर आता है परिपक्वन प्रावस्था। तो उनमें से हर महीना एक अंडाणु क्या होता है, निकलता है बाहर। और हर महीना एक अंडाणु बाहर निकलने के बाद, बाहर में बड़ा होता है, उभार के रूप में आता है, फिर उसी को पोषण मिलने लगता है। और पोषण मिलते मिलते वही बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होकर के परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करके अंडाशय से कूद करके कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हो गया अंडाणु जनन का, बस खत्म। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अंडाणु जनन कब तक चलेगा भैया, ये चलेगा आप कहेंगे 45 वर्ष तक। कितना वर्ष तक, शुक्राणु जनन कब तक चलेगा, आप कहेंगे सर जी 50 से 55 वर्ष तक चल सकता है। कितना वर्ष तक, 50 से 55 वर्ष तक चल सकता है, खान पान पर निर्भर करता है। और महिला में कितना वर्ष तक, 45 वर्ष तक। क्लियर हुआ, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये रहा अपना युग्मक जनन। हम लोग समझ नहीं लिए, उसको याद कर लिए हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे पीडीएफ देने के लिए पीडीएफ दे देंगे। और अगर आप कहेंगे कि सर एक एक वर्ड हम वर्ड टू वर्ड लिखवा दीजिए तो कमेंट में बताइएगा, वर्ड टू वर्ड हम लिखवा भी देंगे आप, है ना। आप लोग का तो ऑफलाइन में तो लिखाया ही जाता है, कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में नोट दे दें हम, लिखवाने का झंझट है, ठीक ना, कोशिश यही है।